हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सिल्जा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो है वो जगह पे जहाँ से मेरे कैंसर की जर्नी का यू टर्न स्टार्ट हुआ था। यानी जैसे आप सबको पता ही है 2019 में कोरेक्टल कैंसर स्टेज 3 में डिटेक्ट हुआ था मेरा कैंसर। उसके बाद कीमोथेरापी और सर्जरी के बाद मुझे फिर से रियकरेंस हो गया था और उस टाइम पे कोई भी चांसेस नहीं थे मेरे बचने की। इवन डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया कि इनकी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक होप मेरा जो मिला था वो मेरे हस्बैंड ने ढूंढा था कि इम्यूनोथेरापी करवाते हैं। और उस इम्यूनोथेरापी के साथ साथ ही एक बहुत ही स्पेशल एक मेरे साथ चीज़ जुड़ी हुई है, तो जिसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कि यू टर्न मेरा कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ पर मैं रुकी थी, कैसे मेरा जो जर्नी है यू टर्न का वो स्टार्ट हुआ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है और ये वीडियो काफ़ी मेरे दिल के करीब भी है और इमोशनल भी है। तो चलिए वीडियो बनाना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको मेरा बैकग्राउंड अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैं आज आई हूँ एक जगह पे जो मेरी सिस्टर का घर है और उसके साथ साथ ये लोग जो है वो गौशाला भी चलाते हैं। और यही वाला जो बेड है जो मेरे लिए उन्होंने रखा था जब मैं स्टेज 4 में, जब मैं कोलोन कैंसर के साथ में आई थी, जब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि कुछ नहीं हो सकता मेरी ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरापी करवाने के लिए शुरुआत में, क्योंकि वो जो जगह यहाँ से नजदीक पड़ती थी तो हम लोग यहाँ पर रुकने के लिए आए। तो सबसे पहला यही वाला जो बेड है, तो इसी बेड पर मैं 3 महीने से ज्यादा मैं इसके ऊपर सोई हूँ। और मैं उस वक्त, जैसे आप सबको पता है, क्योंकि जो कोलन के लास्ट पार्ट में क्योंकि मेरा जो ट्यूमर था तो मैं बैठ नहीं पाती थी, पूरे टाइम में सोती थी। तो यही वाली जगह है जहां पर मैंने अपने पूरे 24 घंटे में से ज्यादा स्तर यानी 17-18 घंटे में इधर मैंने गुजारे हैं। और उसके बाद जो बाकी के घंटे हैं वो मैं कहाँ पर अपना स्पेंड करती थी वो टाइम मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जो प्लेस है वो काफी आपको पुराना लगेगा क्योंकि ये उनका काफी पुराना घर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो जगह स्पेशल है मैंने बताया था वो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गौशाला है जो मेरी दीदी और मेरे जीजाजी ने मिलकर बनाई है और उनको वो चलाते हैं। और उनके साथ साथ वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। तो नेक्स्ट मतलब थोड़े से बाद मैं बताऊंगी कि तो हम सबसे पहले मैं आपको गौशाला का टूर कराऊंगी और उसके बाद में मैं वहां पर आपको खेत में भी लेकर जाऊंगी जहां पर वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते। तो वो वाला रूम देखा जहां पर मैं रात को सोती थी, ये वाला रूम है जहां पर वो अपने दूध की सारी चीजें रखते हैं। और यहाँ पर ही खाने पीने का सामान गाय का जो रहता है वो भी रहता है। अभी हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर बहुत सारी जो गाय है वो है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी है। तो सबसे पहले आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए। तो यही जगह है जहां पर मैं अपना थोड़ा सा जो टाइम है, क्योंकि बेड रेस्ट पर मैं थी, पूरा टाइम मैं सोती रहती थी। लेकिन जो थोड़ा टाइम है सुबह के 10 बजे के बाद, क्योंकि मैं आई थी तब विंटर थी, मैं जनवरी के महीने में यहाँ पर आई थी रुकने के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर मार्च तक रुकी थी और मार्च के बाद गई थी। तो जब क्योंकि ये गाँव का एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो पूरा दिन हो जाता था, 11-12 बजते थे सुबह के। उस टाइम पे मैं इधर आती थी, मतलब ये जो खटिया पड़ी है वैसे ही खटिया होती थी, उसके अंदर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती थी जब तक धूप जो है वो ऊपर नहीं आ जाती। और क्योंकि कोलोन कैंसर स्टेज 4 में जब मैं थी उस टाइम पे मुझे ज्यादा ही कुछ ठंडी भी लगती रहती थी। तो उस टाइम पे भी मेरा थोड़ा ऐसा था कि मैं ज्यादा ठंडी जो है वो सहन नहीं कर पाती थी। और मेरी एक इमोशनल स्टोरी ये है जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। इसके साथ साथ आप पीछे गाय को भी देख सकते हैं, जो बहुत सारी गाय है। क्योंकि मुझे इनसे डर लगता है, मैं आपको थोड़ी सी दूरी पर से ही दिखाऊंगी क्योंकि उस टाइम पे भी मैं वहां पर नहीं जाती थी। लेकिन क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो हमें ज्यादा तंग नहीं करते और उनसे हमें डर भी नहीं लगता है। जैसे आप देख सकते हो, ऐसी जो छोटे छोटे होते हैं बच्चे, उनसे हमें डर भी नहीं लगता है। और ये हमें प्यार भी काफी करते हैं। देखिए आप, जैसे अभी भी आप देखोगे तो कैसे वो प्यार कर रही है।
तो उस टाइम पे मेरी एक इमोशनल जो स्टोरी है वो यही है कि जब मैं स्टेज 4 में थी और मैं यहाँ पर आई थी, तो फर्स्ट दिन पे ही मुझे मेरी सिस्टर ने बताया था कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है, जो पेन तुम्हारे अंदर है वो तुम इन्हें बता सकती हो और वो सुनते हैं और तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। कोई इसे माने, साइंटिफिक प्रूव नहीं है, लेकिन जो इमोशनल उनका एक इनके ऊपर एक विश्वास जो है उनके हिसाब से उन्होंने मुझे बोला था। तो इन बड़ी गाय के पास जाने में तो मुझे डर लगता था उस टाइम पे भी और अभी भी। लेकिन ये जो छोटी-छोटी जो बच्चे हैं, उनमें से एक बच्ची के कान में मैंने बोला था, एक बछड़ी के कान में मैंने बोला था, जिस तरह से मुझे क्योंकि एब्डोमिनल पार्ट में काफ़ी पेन रहता था, एनस के पार्ट में काफ़ी पेन रहता था, तो मैंने उनको बताया था कि इस तरह से मुझे पेन है और मुझे इस पेन से छुटकारा पाना है। तो आप सच नहीं मानोगे, उसने तुरंत ही, क्योंकि मेरे इस पार्ट वाले में मेरा जो ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो उसी की वजह से वो इसी पार्ट के ऊपर आके मुझे सूंघने लगी और इधर ही चाटने लगी। फिर धीरे-धीरे करके यहाँ पर, क्योंकि मुझे वेस्ट भी काफ़ी बॉडी में से निकल रहा था और मैं पैड वगैरह भी काफ़ी यूज़ करती थी उस वक़्त, क्योंकि इतना थोड़ा-सा प्रॉब्लम वगैरह था मेरी बॉडी के अंदर। लेकिन जैसे-जैसे ही मेरी ट्रीटमेंट ने मुझे फ़र्क दिखाना शुरू कर दिया और जैसे ही मेरा जो प्रॉब्लम है जो सॉल्व होना स्टार्ट हो गया, तो फिर उसके बाद ही जाकर मुझे ये परेशानी जैसे-जैसे कम होने लगी, तो फिर वहाँ से मुझे उन्होंने चाटना कम कर दिया। तो एक तो ये स्टोरी है मेरे पास कि एक मुझे विश्वास है इनके ऊपर, और उसके अलावा मैं इनका जो है वो गाय का दूध मैं थोड़ा-सा पीती थी, और जो गौमूत्र उनका सुबह का होता है, जैसे सुबह 4 साढ़े 4 बजे ये लोग जैसे गाय का जो दूध निकालते हैं, उस टाइम पे मैं जो दूध निकालते वक़्त उनका जो गौमूत्र वो पास करते थे सुबह का पहला, वो जो दूध निकालने वाले आते हैं भैया, वो ही कलेक्ट करके रखते थे और तुरंत ही उसी टाइम पे मुझे मेरे जीजा जी उठाकर फिर सबसे पहले ब्रश करने के बाद सबसे पहले मैं गौमूत्र लेती थी। तो यही वाली चीज़ें, और दिन में भी अगर छोटी-छोटी जो बच्चियाँ हैं, अगर वो थोड़ा-सा गौमूत्र पास करती थी, तो दिन के टाइम में भी मैं 1 आध 2 बार मैं लेती थी। इनका भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कैंसर में, लेकिन इनको कई जगह पे सचोट तरीके से माना गया है, प्रूव किया गया है, लेकिन क्योंकि इसमें लैब में कोई उनका प्रूफ नहीं है, और जैसे आप सबको पता है कि फार्मा इंडस्ट्री में इन सारी चीज़ों को ऊपर आने देना नहीं चाहती है, क्योंकि इनकी वजह से उनका जो धंधा है वो चौपट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ये लोग ऊपर नहीं आने देते हैं। तो एक तो ये है, और इम्यूनोथेरेपी का भी है। मैं मानती हूँ कि 50% मेरी जो रिकवरी है वो इम्यूनोथेरेपी से है, लेकिन 50% है जो मेरी ऑर्गेनिक खाने की चीज़ें जो होती है। जैसे इन लोगों की जो गौमूत्र होता है, गोबर होता है, उनको मिलाकर एक खाद बनती है, और उन्हीं खादों को मतलब खेतों में मिलाया जाता है, और कोई भी केमिकल यूज़ ना करने के बाद सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों से जो चीज़ें उगती है, ग्रो होती है, वो काफ़ी ऑर्गेनिक होती है, केमिकल फ्री होती है, और उसी से मुझे हेल्प मिली। और मैं यहाँ पर ही जो मेरे जीजा जी है वो जो फार्म में ग्रो करते थे, वही सारी चीज़ों को मैं खाया करती थी, और उनके अलावा मुझे बाहर की प्रोसेस चीज़ें उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दी है, और खाने पीने में भी काफ़ी मेरा डाइट कंट्रोल था। लेकिन ये एक इमोशनल जो मुझे पॉजिटिविटी, चाहे हमारे पास साइंटिफिक कोई प्रूफ है या नहीं है। तो अब हम आ चुके हैं फार्म में। जैसे मैंने बताया था कि मेरे जीजा जी के फार्म है, और यहाँ पर वो ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं, और गायों को जो खाने के लिए जो घास वगैरह चाहिए वो यहाँ पर ग्रो करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बीट और लौकी वगैरह जो है वो लगाया है। और ये एक ग्राउंड है, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है उनका जो बेटा है वो टेनिस में मैच के लिए प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आता है, तो वो यहीं पर प्रैक्टिस आके करता है। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें
चीज़ें उन्होंने बीच बीच में लगाई है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्या लगाया है। और मेथी और लौकी जो मुझे पता है जो उन्होंने लगाया हुआ है। उसके अलावा आगे मैं आपको फार्म में लेकर चलती हूँ, जहाँ पर उन्होंने गाय को खाने के लिए जो घास वगैरह है वो लगा के रखी है, जो कि वो टोटली ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं, ना ही कोई केमिकल का यूज़ करते हैं, ताकि जो गाय के अंदर जो भी खाना जाता है वो एकदम से प्योर जाता है और उसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं होती। तो जो गाय का दूध होता है वो भी इतना प्योर। तो जैसे मैंने बताया था कि आगे मैं आपको लेकर चलती हूँ कि आगे के जो खेत है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या ग्रो किया जाता है और कैसे वो फार्मिंग करते हैं, क्योंकि अभी शाम का वक्त हो चुका है। फार्मिंग का जो काम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अभी कोई चीज़ नहीं चल रही है। लेकिन स्पेसिफिक मैं दिखाना चाहती थी जो सारे खेत है, और क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ तो मुझे यहाँ पर काफ़ी इमोशनल इनके साथ लगाव है। मैं काफ़ी बार यहाँ पर आती थी, और जो घर है गौशाला वाला वहाँ पर भी मैं 3 महीने जैसे मैंने बताया मैं रुकी हूँ। और यहाँ के मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो बहुत सारे हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी धीरे धीरे। शायद मैं भी एक और आगे वीडियो बनाऊँगी जिसके अंदर मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। जो गौ माता है उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, वो तो आप सभी को पता है। और जो A2 काऊ मिल्क होता है जिसके बारे में मैंने काफ़ी बार बताया भी है कि वो काफ़ी अच्छा होता है। मैं डाइट में गौमूत्र भी लेती थी, और क्योंकि मैं काफ़ी वक्त के बाद यहाँ पर आई हूँ, मैं 2021 में जो है यहाँ पर आई थी और मैं 3 महीने के लिए रुकी थी। और उसके बाद सीधा अभी मैं 2024 में अप्रैल में यहाँ पर आई हूँ। काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया क्योंकि मेरा रिकवरी स्टेज स्टार्ट था, मैं बैक टू नॉर्मल लाइफ आ रही थी। और क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने में और ये करने में मेरा टाइम चला गया। लेकिन अभी यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ की वाइब आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। जैसे मैंने बताया इनके पास 35 से 40 गौधन हैं, जिनमें बछड़ी या गौ माता सब मिलाकर है और बछड़े सब मिलाकर है। जो बछड़े होते हैं वो भी ये लोग बेचते नहीं हैं, किसी को बैल बनाने के लिए चाहिए या फिर नंदी बनाने के लिए चाहिए तो ये लोग यहाँ से फ्री में देते हैं। और जो गौ माता दूध नहीं देती है इनको भी यहाँ से निकाला नहीं जाता है, इनको भी यहाँ पर खेत में लाके रख देते हैं, ताकि जो यहाँ पर घास वगैरह होता है चरने के लिए उन्हें छोड़ा जाता है और यहीं पर उनका भरण पोषण होता है। अगर वो दूध नहीं दे रही तो क्या हुआ, लेकिन उनका गौमूत्र और गोबर से जो खाद बनती है जो खेतों के लिए काफ़ी अच्छी है, तो गौ माता वैसे भी हमें हेल्प करती ही है। तो और आगे मैं नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर जो गौधन है उनसे उनको मैं आपको, जैसे मैंने आप सबको बताया था कि जो गौ माताएँ दूध नहीं दे पा रही है, अभी उनकी उम्र हो गई है या फिर जो भी बच्चे नहीं दे पा रही, वो सारी गायों को यहाँ पर खेत में रखा जाता है और यहाँ पर उनको चारा भी चरने के लिए डाला जाता है, उनको छोड़ा भी जाता है चरने के लिए। तो वैसे करके इनको रखा जाता है। और यहाँ पर उनको जो पीछे आप देख रहे हो, अगर बारिश वगैरह भी होती है तो वो जगह है जहाँ पर वो रुक सकती है, ताकि उनके ऊपर जो बारिश वगैरह है उनका पानी भी ना गिरे। और उनको पानी पीने के लिए भी यहाँ पर एक हौज जैसा बनाया है, जिसके अंदर हर 15-20 दिन में वो चूने से पुताई भी कर